जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक विज्ञान के अध्याय फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, रासायनिक समीकरण, और इसमें ये 4 कथन दिए गए हैं। थर्ड ये जो कथन है यहाँ पर ये अपचयित शब्द गलत है। इस अपचयित की जगह आएगा उपचयित, उपचयित आएगा या ऑक्सीकरण। अब हम शुरू करते हैं पहला कि लेड ऑक्साइड, ये है लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड का इस लेड के अंदर हो रहा है अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। तो कार्बन का हो रहा है, तो उपचयन तो कार्बन का हो रहा है और लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर, तो पहला है सीसा अपचयित हो रहा है, जबकि यहाँ पर हो रहा है लेड ऑक्साइड, सीसा ऑक्साइड हो रहा है। तो ये पहला वाला कथन गलत हो गया, क्योंकि सीसा अपचयित नहीं हो रहा, केवल लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, वो भी लेड में। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है और वो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पर दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये कथन भी हो गया गलत। फिर है कार्बन अपचयित हो रहा है और अपचयित की जगह उपचयित आएगा, इसमें गलत दे रखा है उपचयित। अगर हम देखें कि कार्बन जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयित हो रहा है, वो हो रहा है CO2 में, ये कथन सही होगा सी वाला। और फिर है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड ये रहा, और ये लेड ऑक्साइड लेड के अंदर इसका अपचयन हो रहा है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो C और D कथन सही है, और इसमें पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो A और B वाला कथन गलत है। तो A और B का ऑप्शन नंबर 1 है, ये रहा A और B, इसमें आ जाएगा 1 नंबर इस ऑप्शन का उत्तर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, ऊपर दी गई विक्रिया किस प्रकार की है। ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड और ये है एल्यूमिनियम, और आगे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है आयरन। तो यहाँ पर देखो ये Fe था ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम जुड़ गया। इसका मतलब है ये जो एल्यूमिनियम है इस Fe का विस्थापन कर दिया और Fe अलग हो गया, लोहा अलग हो गया। तो इसका मतलब ये विस्थापन करती है, तो ऐसी विक्रिया विस्थापन विक्रिया होती है। अगर कोई तत्व किसी भी रासायनिक अभिकरण में जो अभिकारक है, अगर उसको स्थापित कर देती है उसके यौगिक से, तो विस्थापन विक्रिया कहलाती है। तो एल्यूमिनियम Fe को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, तो ये बन गया Al2O3। तो इसका मतलब विस्थापन विक्रिया है, तो इसमें विस्थापन वाला ऑप्शन एक ही है और ऑप्शन है D, तो इसका आंसर D सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि लोहे चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो लोहे चूर्ण यानी कि मतलब हो गया Fe, और इस पर तन्नु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो ये है। तो ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाएगी और ये FeCl2 बना लेगा, FeCl2 आयरन क्लोराइड जिसको बोलते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर। तो इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन गैस और ये आयरन क्लोराइड बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस बनती है एक तो, और यहाँ पर ये आयरन क्लोराइड FeCl2 जिसको बोलते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखो 2 प्रश्न इसमें। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो रही है A + B और ये मिलकर बना रहा है C + D, तो ये इधर वाले ये तो हो गए अभिकारक A और B, तो C और D हो गए उत्पाद। तो अगर A और B में जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या अगर C और D में उपस्थित तत्वों की संख्या के बराबर आ जाती है, परमाणु की संख्या के बराबर आ जाती है, तो ऐसे समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर हमारे पास ये A + B है और ये मिलकर C + D बना रहा है, तो C और D का जो कुल द्रव्यमान है वो A और B के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अर्थात अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है M मास, ये जो है उत्पाद, इनके द्रव्यमान के बराबर होगा। फिर इसमें सेकंड है कि अभिकारकों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के कुल परमाणु की संख्या के बराबर होती है, तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5।
निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। तो कथनों को पहले रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और फिर इसको संतुलित करना है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये मिलकर बना रही है अमोनिया। तो ये रहा हाइड्रोजन 3H2 प्लस N2 नाइट्रोजन, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3, और इसके पहले अगर 2 लगा देंगे और हाइड्रोजन के पहले 3 लगा देंगे तो ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। अगर इसमें हम देखें, इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6 है, तो इधर भी 3 दूनी 6 हो गई, और नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। तो देखो प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो गई। और फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, और वायु में दहन होने पर वायु का होता है O2। ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल का सूत्र हो गया H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी H2S प्लस O2, ये बनाएगा H2O प्लस SO2। फिर है इसी का थर्ड कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर। तो एल्यूमिनियम सल्फेट ये रहा हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस, अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। ये दोनों के आपस में जब अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षय प्राप्त होता है, और बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और फिर है इसके बाद में पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके। तो पोटेशियम धातु, पोटेशियम को लिखते हैं हम कैसे, और जल के साथ, जल का सूत्र होता है H2O, ये रहा H2O। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया KOH, एम हाइड्रोजन गैस देता है, और ये हो गई हाइड्रोजन H2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करना है, जैसे पहली है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये मिलकर बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस जल। इसको संतुलित करना है, तो देखो HNO3 से पहले तो दो लग जाएगा, और कैल्शियम हाइड्राइड एक से कैसे रह जाएगा, फिर कैल्शियम नाइट्रेट भी ऐसे कैसे, और H2 से पहले 2 लग जाएगा, तो ये संतुलित हो जाएगी। इसमें अगर हम देखें बी वाला, ये जो है NaOH प्लस H2SO4, ये मिलकर बना रहा है Na2SO4 प्लस जल। तो इसको संतुलित करना है, तो NaOH से पहले 2 लगा देंगे, H2SO4 ऐसे कैसे रहेगा, इधर Na2SO4 ऐसे कैसे रहेगा, और H2 से पहले 2 लगा देंगे, तो ये भी संतुलित हो जाएगी। थर्ड है NaCl प्लस AgNO3, ये मिलकर बना रहा है AgCl प्लस NaNO3। तो ये पहले से संतुलित है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम का परमाणु 1 है, इधर भी सोडियम का 1 है, इधर क्लोरीन का 1 है, तो इधर भी क्लोरीन का 1 है, इधर सिल्वर Ag 1 है, तो इधर भी सिल्वर Ag 1 है, इधर NO3 1 है, इधर भी NO3। तो ये जो समीकरण वो पहले से संतुलित है। फिर है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4, ये BaSO4 प्लस HCl बना रहा है। तो बेरियम क्लोराइड ऐसे कैसे रहेगा, H2SO4 भी ऐसे कैसे, BaSO4 भी ऐसे कैसे, HCl से पहले 2 लगा देंगे, और इस तरीके से ये जो रासायनिक समीकरण वो संतुलित हो जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये शब्द समीकरण दे रखे हैं, इनके पहले हमको समीकरण लिखनी है और फिर उन्हें संतुलित करना है। तो जैसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र हो गया CaOH का होल ट्वाइस। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रहा CO2, ये मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, और प्लस जल का होता है H2O। तो ये इसकी समीकरण बन जाएगी। बी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक का होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये मिलकर बना रहा है जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, और सिल्वर का होता है Ag। तो इसकी बन जाएगी। फिर है थर्ड एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होगा AlCl3 प्लस कॉपर, और कॉपर का हो जाएगा Cu। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी का। और फिर इसी में डी है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2। फिर है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, और ये बनाता है पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो ये डी वाले का आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक की अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। तो पहले अगर हम देखें पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr। बेरियम आयोडाइड, तो Ba, ये I2 बेरियम आयोडाइड हो गया। पोटेशियम आयोडाइड बनाता है तो पोटेशियम Ki, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो BaBr2। अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार में पहली वाली जो है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर एक K था, यहाँ पर Ba था, तो Br के साथ यहाँ पर ये Ba आ गया और I के साथ K आ गया, तो आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सेकंड है जिंक कार्बोनेट, ये रहा ZnCO3। ये इसका अगर हम तापीय अपघटन की अभिक्रिया है, ये बदलता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया CO2, तो ये सेकंड का हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखें तो ये है अपघटनीय अभिक्रिया, क्योंकि जिंक कार्बोनेट दो उत्पादों में टूट रहा है, तो यह है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। फिर है C हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2 प्लस क्लोरीन का Cl2, ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो HCl ये हो गया। तो ये दो या दो से अधिक अभिकारक है और ये एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये है संयोजन अभिक्रिया। फिर है D मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का Mg हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक का HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और ये है हाइड्रोजन, ये बन गया H2। तो ये मैग्नीशियम प्लस HCl ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, और ये जो मैग्नीशियम है इस हाइड्रोजन को बाहर निकालकर खुद इसकी जगह ले रहा है Mg की जगह, तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रतिक्रियाओं में से क्या तात्पर्य है? उदाहरण दो। तो पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन का अगर हम दहन करें C+O2, तो ये बनाएगा CO2 और यहाँ से निकलेगी ऊष्मा। फिर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों को तोड़ने में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, अगर इसको हम रख देंगे सूर्य के प्रकाश में तो ये सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग में टूट जाएगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी और ये जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा। तो ये अब इनको तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। देखो, पाचन क्रिया के समय भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है और ग्लूकोज के रूप में अवशोषण हो जाता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसका अपघटन हो जाता है और साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के संपर्क में जब ऑक्सीजन जाता है तो इसका विखंडन करेगा और ये CO2 जल और ऊर्जा के अंदर टूट जाएगा। तो यहाँ से ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो ऊर्जा का बाहर निकलना क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसलिए हम श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आज के लिए हम ये अध्याय फर्स्ट के केवल क्वेश्चन 10 ही देखेंगे, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।